The value of determinants remain unchanged if his rows and columns are interchanged. अगर से कोई भी डिटरमिनेंट के रोज या कॉलम्स को यदि हम इंटरचेंज करेंगे तो उस समय उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें कंडीशन क्या है इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी रो या कॉलम को अपन चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसके कंप्लीटली रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम और कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रोज। ऐसा अगर से है तो उस टाइम पे जो न्यू डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि हमने कल देखे थे कि डिटरमिनेंट है डी इज इक्वल टू, कल की एग्जांपल लेंगे अपन तो जो अपन डिटरमिनेंट सॉल्व करे थे और एग्जांपल है किताब में वो 213, ये एग्जांपल है 335 इसका अपन कल एक्सपांशन लिए थे और क्या था एग्जांपल 424। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई थी 6। कल का एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। ओके, तो उसके बाद डी डैश मतलब क्या कि अगर से अब ये डिटरमिनेंट का अगर से हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, जैसे कि ये सी रो है 213, now it becomes the column. Again 335 is the row, now it becomes the column. 424 is nothing but it is row, now it becomes the column here. After changing rows into column, rows into column, rows into column, मतलब all rows are converted into column, or similarly all columns are converted into rows. This is a column, it is a row, it is a column, it is a row. तो अब अगर से हम इसका एक्सपांशन लेंगे या डिटरमिनेंट का सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो ये प्रॉपर्टी है पहले कि अगर से कोई डिटरमिनेंट के हर एक रो, ईच रो एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू, जैसे कि ये रोज है कन्वर्टेड इनटू कॉलम या फिर कॉलम कन्वर्ट करेंगे अपन रोज में तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या आने वाली है सेम। ये होगी पहली प्रॉपर्टी, कल अपन ने देखी वाला है। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर से ये डिटरमिनेंट है डी तो इसके खाली दो रोज, कोई दो रोज मतलब फॉर एग्जांपल R1 R2 को इंटरचेंज करे या फिर R2 R3 को इंटरचेंज करे या फिर C1 C2 को इंटरचेंज करे, C2 C3 या फिर C1 C3, कोई दो रोज या दो कॉलम को अगर से हम इंटरचेंज करेंगे, कोई दो रोज बराबर इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स डिटरमिनेंट के अगर से इंटरचेंज करेंगे तो उस टाइम पे the value of determinant changes in sign only। तो कहाँ फर्क पड़ेगा उसके, सिर्फ साइन में फर्क पड़ेगा। जैसा कि डिटरमिनेंट डी है, डी डैश सॉरी डी है, इसका 6 है तो अपन क्या करेंगे समझो न्यू डिटरमिनेंट में डी डैश के प्लेस पे कोई दो रोज को इंटरचेंज करेंगे। समझो हमने ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो सबसे पहले जिसमें चेंज नहीं है वो R1 एज इट इज, इंटरचेंज का मतलब अब R3 ऊपर आ जाएंगी 424 और 335 R2 ऊपर और ये R3 ऊपर और R2 नीचे, इस पर ये होगा दोनों का इंटरचेंज। अब अगर से ये डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे एक्सपांशन तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, ये अगर से +6 है तो ये कितना आना चाहिए -6, और कभी अगर से ये -6 एक्सपांशन आता है तो ये क्या आएगा +6, अपोजिट आएगा हमेशा। तो अभी यहाँ फिलहाल यहाँ +6 है तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा कितना आएगा -6। कल हमने सॉल्व करके देखा था यहाँ पे। ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये एनी टू रोज, important क्या है, if any two rows or column of determinants are interchanged then the value of determinant changes in sign only। determinant सिर्फ कहाँ बदलेगा, साइन में बदलेगा, बाकी सब क्या रहेगा उसका सेम। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, ये तो अपने रैंडमली लिए थे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता, if any two rows, कोई दो रो या दो कॉलम डिटरमिनेंट में अगर से सेम है तो उस टाइम पे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितने रहेंगी 0। हमने कल प्रूव करे थे लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसके हिसाब से क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अगर डिटरमिनेंट ले लो, मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट के लिए मैं क्या लिया समझो 2 3 4, यहाँ पे -1 0 2 एंड अगेन ये -1 0 2। क्या समझ में आया कि यहाँ पे C2 और C3 -1 0 2 -1 0 2 दोनों कैसे आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल को लिखने का एक मेथड, यहाँ पे कॉलम 2 ये C2 कॉलम 3 के आइडेंटिकल है तो ये हो गया आइडेंटिकल के लिए 3 लाइन। यहाँ बोल सकते हैं कॉलम 2 इज आइडेंटिकल विद कॉलम 3, ये दोनों कैसे आइडेंटिकल है तो उस टाइम पे ये डिटरमिनेंट इससे पूरी वैल्यू कितनी मिलेगी 0। अगर से तुमको कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करो। ये होगा तुम्हारे पास डी डैश, तो इसका एक्सपांशन फर्स्ट एलिमेंट 2, नाउ 0 into 2 0, फॉर्मूले का माइनस, 2 into 0 0, सेकंड एलिमेंट रूल के हिसाब से माइनस
मगर यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट क्या है -1, तो रहने दो। अब इसका एक्सपांशन -1 की कॉलम छोड़ के, -1 की रो छोड़ के, 3 into 2 6, फॉर्मूले का माइनस, 4 into 0 0, बाय रूल लास्ट एलिमेंट प्लस, बट हियर एलिमेंट इज गिवन टू बी -1, तो देखो अभी कितना 3 into 2 6 और ये 4 minus 0 0, so what happens now 0 में से 0 गया 0, ये तो पूरा 0 हो गया कंप्लीट, माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस 1 into 6 ये होगा प्लस का 6, और 6 minus 0 6, 6 into -1 -6, तो कितना आएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी तो गलत रह गई वाली नहीं, फिर तुम्हारा कंफर्मेशन करके बताया कि यहाँ पर दो दो कॉलम्स कौन से C2 और C3 आइडेंटिकल थे, और जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 100% इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। उसी तरीके से C2 C3 बोलो, या फिर देखो और एक क्या के केस में रह सकते हैं, ऐसे भी केस R1 R2 के आइडेंटिकल है तब भी वैल्यू क्या आएगी 0, R2 R3 के आइडेंटिकल है तब भी वैल्यू क्या आएगी 0, एंड अगेन R1 R3 के आइडेंटिकल है तब भी वैल्यू क्या आएगी 0। सिमिलरली C1 identical with C2, the value is equal to 0. Similarly C2 with C3 and then C1 with C3. ऐसे केसेस में हर बार the value of determinant कितनी आएगी, that is equal to how much, that is equal to 0 is there. So the third property is that if any two rows or column of a determinant are identical or same, then the value of determinant is how much, that is equal to 0. ये हो गया खत्म। Now we proceed to the further now property number 4। ये तो कल तक हो गया अपना, आज अपन इसके आगे का पार्ट देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। So what is property number 4? CL। So in case of property number 4, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखो, मतलब उसका क्या है इसमें, फिर उसके बाद तुम उसका समझने का इसमें ट्राई करो। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो क्या प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट, if all the elements of any row or column is multiplied by some constant number बोलो या फिर some number, comma, then the value of new determinant is constant time the determinant। मतलब कैसा, देखो अभी तुमको स्टेटमेंट नहीं समझी, क्या बता रहा, देखो कि कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, वो डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कॉलम को एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई करे, हिंदी में बता रहा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेंगी वो उतने टाइम्स रहेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम थोड़ा डिटरमिनेंट थोड़ा चेंज करेंगे, समझो मैंने डिटरमिनेंट लिया, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट D इज इक्वल टू रैंडमली लो 1 2 3 -1 0 4 2 -2 और ये कितना हो गया 1 से। तो सबसे पहले इसका एक्सपांशन बोलो कितना आ गया 1, बोलो 0 into 1 0, फॉर्मूले का माइनस, ये होगा माइनस माइनस बिकम प्लस, सेकंड लिमिट माइनस, -1 into 1 -1 -8 प्लस 3, ये कितना आ गया माइनस बिकम प्लस 2 और ये कितना आ गया माइनस का 0। तो कितना है आंसर 8, -1 -8 -9, इट इज नथिंग बट 9 to 18 और 3 plus 2 कितना आ गया 6, 15 into 6 कितना आ गया बोलो फिर 18 26 और 7 विधि 32। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। डिटरमिनेंट का एक्सपांशन 1 0 फार्मूले का माइनस, देखो जिसके लिए नहीं आता उसके लिए लास्ट चांस, 0 फार्मूले का माइनस, -2 into 4 -8, so this minus become +8, सेकंड एलिमेंट बाय रूल -2 -1 into 1 -1 फार्मूले का माइनस, 2 4 जा 8, थर्ड एलिमेंट प्लस 3 माइनस माइनस बिकम प्लस और फार्मूले के हिसाब से -2 into 0 0, तो कितना आ गया इसका 32। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें है क्यों क्या इट इज इक्वल टू कितना 32। चलो अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या, अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 32, चलो मैं यहाँ भी लिख देता, अपन को मालूम है कंफर्म हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 32। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो गया, सब इसकी जरूरत नहीं है, इसका पहले सॉल्व कर लीजिए। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि अगर से हम इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, अब इसमें से पहले ये डिसाइड करो कि हम रो के साथ करने वाले हैं कि कॉलम के साथ करने वाले हैं। समझो हमने एक रो पकड़ ली, इसमें से कोई भी एक रो, अपने पास 3 रोज है,
तीन रो में से कोई एक रो पकड़ लो, समझो मैंने पकड़ लिया R2, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, तो वैसे वैसे कोई एक रो को पकड़ लिया, समझो R2 को हमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे क्या करेंगे, R2 पकड़े और R2 को कैसे मल्टीप्लाई करें अपन 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय R2, तो अपने पास न्यू डिटरमिनेंट आ गया B डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 2 3 2 -2 1। हमने क्या बताया था R2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया -2 0 और ये कितना मेरा 2 4 8। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से अब हमने यहाँ पे R2 को एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 100% प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी वैल्यू ये अपन 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो इसके 2 टाइम्स आएगा, मतलब 2 into 32, मतलब कितना आंसर आना चाहिए इसका 64, कितना आंसर चाहिए 64 आंसर आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो पहले इसका कंफर्मेशन देखो 1 0 फार्मूले का माइनस, ये कितना होगा माइनस माइनस बिकम प्लस, सेकंड एलिमेंट माइनस, नाउ व्हाट हैपेंस नाउ -2 into 1 -2 फार्मूले का माइनस -16, थर्ड एलिमेंट प्लस 3, देन ये 2 to the 4 और ये कितना हो गया 0, तो ये कितना मिला आंसर 16 -2 -16 -18 ये होगा प्लस का 36 और ये कितना है 300 कितना 12 है बराबर, तो कितना मिला 36 और 16 कितना मिला 52, 52 प्लस 12 इज नथिंग बट 64, तो 64 मतलब कितना मिला 2 मल्टीप्लाई बाय ये 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखने के बाद में 2 मल्टीप्लाई बाय 32 आया, ये जो इसकी जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू थी 32, हमने इसके R2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो उतना ही टाइम्स जो नंबर से मल्टीप्लाई करे थे उतना ही टाइम अपने को इसकी वैल्यू मिली, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करे तो इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको 64, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 32 ऐसा पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल तुम्हारे लिए, समझो अब हम इसको ऐसा नहीं करते हुए तुम्हारे दिल में कोई भी रो कोई भी कॉलम कंसीडर कर सकते हैं, समझो हमने रैंडमली कॉलम 3 उठा दिया, अब हमने समझो कॉलम 3 के एलिमेंट को, कॉलम 3 के ईच एलिमेंट हर एक एलिमेंट को समझो एक कांस्टेंट एक नंबर से मल्टीप्लाई करा, अभी 2 से मल्टीप्लाई करे थे, समझो अब हमने क्या करे 3 मल्टीप्लाई बाय C3, तो हमने पूरे एलिमेंट्स की पूरे कॉलम 3 के पूरे एलिमेंट्स ईच एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करने से नया डिटरमिनेंट क्या मिलेगा D डैश, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए, देखो ये 3 है ना, तो ये आंसर आना चाहिए 3 to the 6 3 3 the 9, मतलब 96 आंसर आना चाहिए, उसका 3 टाइम आना चाहिए, जो नंबर लेंगे उतना उतना मल्टीपल रहेगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट, ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 32 है और अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो उतने टाइम्स मतलब 96 इतना आना चाहिए। देखेंगे चेक करेंगे अपन प्रॉपर्टी बराबर है क्या, तो अब हमने क्या किया प्रॉपर्टी चेक करने के लिए इसमें से कॉलम 3 को कंसीडर करें, तो कोई भी रो कोई भी कॉलम चुनती, पहले R1 को चेक करके देखिए अपन, पहले R2 को चेक करें तो बराबर आंसर आया। अब हम क्या करेंगे कॉलम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है 32, ये इस पे कितना टाइम्स आना चाहिए 3 टाइम्स आना चाहिए, मतलब ये आंसर कितना आना चाहिए 3 2 the 6 3 3 the 9, 96 आंसर आना चाहिए। ये अगर से आता है तो प्रॉपर्टी क्या है बराबर है, सो लेट अस चेक करेंगे आंसर बराबर है क्या, तो अब हमने चेंज क्या किया इसमें, तो सबसे पहले 1 -1 2 2 0 -2, तो अब क्या करें अपन ने C3 को कैसे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये हो गया 3 3 the 9 3 4 the 12 3 का 3। अब ऐसा आने के बाद इसको अपन सॉल्व करेंगे चेक करेंगे 1 0 into 3 0 फार्मूले का माइनस, ये कितना मिला -24 माइनस माइनस बिकम +24, फार्मूले का -2 सेम -1 into 3 it becomes -3 फार्मूले का -2 2 होगा 24, ठीक है 5 दूनी के लिए 24, लास्ट एलिमेंट +9, नाउ व्हाट हैपेंस नाउ -2 into it becomes +2 और ये फार्मूले का कितना मिला ये 24 -3 -24 कितना मिला -3 -24 it becomes -3 -24 3 से मल्टीप्लाई करना समय लिमिट में यहाँ पे 3 3 9
3 4 जा 12, 3 1 जा 3, बाकी सब एलिमेंट एज इट इज 1 -1 2 2 0 -2 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 0, फार्मूले का माइनस था तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 12 24, सेकंड एलिमेंट -2 -3 और ये -24, ओके। नाउ लास्ट एलिमेंट +9, कितना मिला फिर -1 * 2 2 -0, ये हुआ 24, -3 -24 कितना मिला -27, -27 * 2 इज नथिंग बट प्लस का 54, 27 दूनी 54 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 9 दूनी कितना 18, तो इसकी वैल्यू देखो कितना मिला 8 × 4 12 × 4 16, रिमेनिंग 1, ये मिला 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 2 9 96, 96 मतलब क्या 3 × 32, तो जो नंबर से हमने कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करे थे उतने टाइम्स इसकी वैल्यू की डिटरमिनेंट आई, मतलब कितना है 96, 3 × 32 मतलब कितना है 96, तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के हिसाब से समझी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, कोई भी डिटरमिनेंट की एक आधी रो पूरी रो बना गया या फिर एक आधी कॉलम, उसको हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे कॉमा दें द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट का डी डैश, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा उसको बोलते हैं अपन न्यू डिटरमिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज दैट नंबर टाइम्स द ओरिजिनल द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट, मतलब जो नंबर से अपन मल्टीप्लाई करें उतने टाइम्स क्या आएगा वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट, मतलब इसमें अपन ने कन्वर्ट करे थे ना, ये अपना ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, इसमें अपन ने कन्वर्जन करके ये लाया हुआ है डी डैश, तो कितना मिलेगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही टाइम्स क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट, जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसका 3 मल्टीपल है ना, 96 आंसर आया, मतलब क्या 3 × 32, उसी तरीके से अगर से 2 से मल्टीप्लाई करें कोई भी रो या कॉलम को, आंसर कितना आना चाहिए 64, मतलब 2 × कितना 30, so it is your property number 4। बोलो है समझ में कि और एक एग्जांपल लेने का है, यस टेल मी नाउ, आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आगे जाएंगे तो एक एग्जांपल देखेंगे और एक, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर प्रॉपर्टी नंबर 4, जल्दी यू कैन मैसेज मी, इज दैट क्लियर प्रॉपर्टी नंबर 4 आई समझ में सबके, यस यस वेरी गुड, और किसी कुछ रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं आई थिंक, तो अगर से नहीं आया तो अपन देखेंगे, वैसे तो आगे समझ, ठीक है चलो फिर आगे जाएंगे। चलो आगे जाने से पहले एक हमारा कल का एग्जांपल लेके बताता, देखो कल की ये तो मैंने आज नया डिटरमिनेंट लिया था, समझो मैंने कल का एग्जांपल लिया, समझो फॉर एग्जांपल आपका डिटरमिनेंट चेंज करके बता रहा हूँ, 2 3 4 कल का ही तुमको एग्जांपल लेके बताता, 1 3 2 और ये कितना था तुम्हारे पास 3 5 4, अपन कल का इसके लिए इसलिए ले रहे हैं कि इसकी अपनी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू कल कितनी आई थी 6, अब इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कल हमने सॉल्व करके देखेगा। अब एक आधी रो या कॉलम दोबारा दिल में ले लो, समझो मैंने लिया और चेंज करेंगे R3 लेके, समझो अब R3 को कैसे मल्टीप्लाई करने का, ओहो अब R3 को समझो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट 4 से, किसको मल्टीप्लाई करें R3, तो न्यू डिटरमिनेंट डी डैश की वैल्यू कितनी आना चाहिए 4 6 कितना 24 आना चाहिए, ऐसा अगर से आता है तो प्रॉपर्टी है बराबर चेक करेंगे बस। तो ये लास्ट एग्जांपल इसकी डी डैश 2 3 4 R1 1 3 2 R2 और R3 के हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये होगा 12 20 और कितना होगा 16। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, 48 -40 सेकंड एलिमेंट -3 16 -24 plus 4, now what about 20 minus 12 कितना 36, so let us solve it, 48 में से 40 गया 8 8 to the 16 minus 16 में से 24 गया कितना 8, तो कितना बना 24 है ना, ये 16 minus 24 minus 8 minus minus become plus, और 20 में से 36 गया -16 minus 16 मतलब -64, सॉल्व करो इसको कितना मिलेगा आंसर, इट इज नथिंग बट कितना है, थोड़ा यहाँ पे ये देखेंगे 2 किससे मल्टीप्लाई करें अपन इसको R3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 4 3 12 4 5 20 4 4 16, एक्सपांशन देखो इस बार 2
48 माइनस 20 माइनस का 3 16 माइनस 24 प्लस का 4 कितना मिला 20 माइनस 36 राइट। तो बोला कितना आ गया 48 में से 4 गया 8 8 to the 16 now minus 16 minus 24 is nothing but minus 8 right है ये कितना मिला -8 मतलब कितना होगा +24 20 माइनस 36 माइनस का कितना 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय कितना मिला माइनस ठीक है माइनस 64। तो सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया ये बोलो 16 + 24 40 40 माइनस 64 यस आया उसका टाइप्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आया क्या जल्दी 2 1 3 नहीं इसकी वैल्यू नहीं है थोड़ा कितना आंसर आ रहा है 24 नहीं आता हाँ ये तो है तुम्हारी फिर की है इसका 24 आंसर आ नहीं सकता पूछो क्यों इसका आंसर 24 नहीं आ सकता व्हाई बिकॉज हियर यहाँ पे कल का जो मैट्रिक्स था कल का जो था उसमें थोड़ा चेंज है कल का था 2 1 3 ये नहीं था ना कल का ये नहीं था कल का d is equal to ठीक है 2 1 2 3 4 1 3 2 3 5 राइट कितना है आंसर बोलो व्हाट इज आंसर ऑफ दैट वन टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दैट वन है बराबर सबका आंसर आया जल्दी बोलो तो हम आगे जाएंगे यस इस माइनस का 24 आ रहा और वहां पे प्लस का 6 है तो रोज और कॉलम में का इंटरचेंज हुआ यस है ना एग्जांपल तुम्हारे लिए लिया खास में कि आंसर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोला अपन ने कि अगर से R3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि अभी R3 है R3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए इसके 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब कितना आना चाहिए प्लस को 24 तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा माइनस का 24 है ठीक है चलो देखो सबसे पहले इसका एक्सपांशन देखेंगे पहले से एक्सपांशन क्या है फिर उसके हिसाब से इसको अपन चेक करेंगे तुम्हारे हिसाब से आंसर कितना आ रहा माइनस का 24 तो देखो सबसे पहले इसका एक्सपांशन चेक करो इसका एक्सपांशन 2 12 माइनस 10 ठीक है फिर 12 माइनस 10 माइनस 3 सेकंड 4 माइनस 6 4 माइनस 6 देन प्लस 4 what about here 5 minus 9 राइट ये कितना है बोलो सारे में से 10 गया 2 मतलब कितना आ गया 4 4 minus 6 minus 2 it becomes plus 6 5 minus 9 minus 4 राइट है minus 4 और ये 4 कितना होगा minus 16 तो 4 और 6 10 10 में से ये जाएगा कितना है minus का 6 ऐसा है इसका एक्सपांशन लेने पे कितना है minus का 6 तो ये तुम्हारा आंसर एकदम बराबर है ये कितना है माइनस का 24 क्यों तो हमने यहाँ पे क्या करे R3 को कैसे मल्टीप्लाई करें R3 को मल्टीप्लाई करें हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कितने मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये बराबर है -24 को तुम ऐसे लिख सकते क्या 4 मल्टीप्लाई बाय -6 मतलब कितना आ गया -24 तो भाई समझ में ऐसा है इसका एक्सपांशन में गड़बड़ थी इसका एक्सपांशन कितना आता -6 और ये अपन ने जो बराबर करे इसका बराबर आंसर आया तुम्हारा -24 तो ये से कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स ऑफ दैट वन तो ये होगी तुम्हारी प्रॉपर्टी बोलो अब आया समझ में इज दैट क्लियर यस टेल मी आया क्या समझ में जल्दी यस बोलो जल्दी फास्ट यस वेरी गुड अब आगे जाएंगे अपन आप बस इसके बारे में अच्छे एक से दो तीन एग्जांपल ले लिए अपन ने अब तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो गया होंगे अलग अलग तरीके से देखिए अपन ने चेंज करके उसको अब वो पांचवी प्रॉपर्टी नंबर 5 तो देखो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखो इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is expressed as the sum of two terms, then the new determinant can be expressed as the sum of two determinants. Yeah. देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ. Once again I am repeating the statement here. क्या? If each element of any row or column of a determinant is expressed as the sum of two terms, then
The determinant is expressed as the sum of two determinants. नहीं आया कोई बात नहीं, देखो एग्जांपल से समझेगा कि समझो डिटरमिनेंट d is equal to एक डिटरमिनेंट है। एक जनरल एग्जांपल लेके बताता हूँ। जनरल एग्जांपल मतलब कैसा कि समझो ऐसा, फॉर एग्जांपल ठीक है a1 b1 c1 a2 प्लस k b2 प्लस k c2 प्लस k और ये a3 b3 c3 है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इफ each element of any row or column is expressed as the sum of two terms, जैसे कि आप देखो R2 को तुम देखेंगे तो R2 क्या है, sum of two terms के फॉर्म में a2 plus k b2 plus k c2 plus k। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से now the new determinant can be expressed as the sum of two determinants। मतलब कैसा यहाँ पे वेरी सिंपल हूँ, देखो यहाँ पे some student getting joining है, बाहर हो गया तो चल एक मिनट तेरे ज्वाइन करो अपन तेना। ओके सो ये इज इक्वल टू, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, देखो a1 b1 c1। तो ये जो है इट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन a2 b2 c2 एंड ये a3 b3 c3 ये हो गया प्लस दूसरा डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, सेम एलिमेंट a1 b1 c1 आ जाएगा दूसरा एलिमेंट मतलब क्या k और क्या a3 b3 c3। ये है प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर से कोई रो या कोई कॉलम में सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में, तो उस टाइम पे हमको क्या मिलेंगे, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स मिलेंगे। मतलब हम इसको क्या करेंगे, दो अलग लिखेंगे। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें दोनों में देखो यहाँ पे a1 b1 c1 और a3 b3 c3 डिटरमिनेंट 1 में और डिटरमिनेंट 2 में दोनों में सेम है, a1 b1 c1 a3 b3 c3 a1 b1 c1 a3 b3 c3। तो जो रो या दो कॉलम जो सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है, सिर्फ उसी को तुम अलग अलग लिखेंगे। जैसे ये सम ऑफ टू टर्म्स है, ये सम ऑफ टू टर्म्स है, ये सम ऑफ टू टर्म्स है। सो वी कैन राइट हियर b2 b2 c2 इन वन डिटरमिनेंट और प्लस एज इट इज, और जो दूसरा टर्म है उसको अलग डिटरमिनेंट, यहाँ पे k सबका सेम है k दिस वन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है कि अगर से कोई रो में एक डिटरमिनेंट के कोई रो में या कॉलम में इट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, वो रो या कॉलम दो टर्म की सम एक्सप्रेस करता है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको दो अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। जैसा पहले डिटरमिनेंट में पहले एलिमेंट ये प्लस दूसरे इसमें दूसरा। अब इसका जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो इस टाइम पे इसका उल्टा यूज होता। उल्टा मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसा उल्टा मतलब कैसा कि जैसे कि यहाँ पे ऐसा आ गया 1 2 3 -1 0 4 2 3 -1 like plus again in one determinant it is nothing but 1 -1 2 3 4 -1 and then 4 2 0 ऐसे। तो अब ये दो डिटरमिनेंट को देखने के बाद देखो दो डिटरमिनेंट को हम देखेंगे तो देखने से अपने को समझ में आना है कि ये दो डिटरमिनेंट को हम एक डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। कैसा कि देखो यहाँ पे तुम देखेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कॉलम 1 देखो, इसका कॉलम 1 देखो, दोनों का सेम है। इसका कॉलम 3 देखो, इसका कॉलम 3 देखो, दोनों का क्या है, सेम है। कभी भी हम रोज और कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे इससे हमको कुछ मिलता है क्या, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। मतलब क्या करेंगे, इसको एक डिटरमिनेंट में करने के लिए जो सेम है पहले लिख देंगे ये सेम, और ये इसका C2 है, इसका C2 अलग है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 + 4 तो कितना 0 + 2 और कितना 3 + 0 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली उल्टी होगी ना। अपन ने प्रॉपर्टी क्या बोले, इसकी कॉलम 2 अगर से सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। उसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर से दो डिटरमिनेंट्स है तो उसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करके देखेंगे कि कोई दो रोज या दो कॉलम सेम है क्या। तो देखने के बाद हमको लगा यहाँ पे कि C1 और C3 इसका और इसका भी C1 और C3 दोनों का क्या है, सेम है। तो जो सबसे पहले सेम है वो लिख दिया
तो ये दोनों के सम करेंगे, फिर जो डिफरेंट है C2 दोनों में डिफरेंट है तो दोनों के एडिशन 2 + 4 0 + 2 और 3 + 0, तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 5। या फिर तुम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, एडिशन करने के बाद 1 6 3 -1 2 4 देन हियर 2 3 -1, ये आ गया आपका एक दो डिटरमिनेंट का एक डिटरमिनेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये जनरली क्या में यूज होती है, जब भी कोई दो डिटरमिनेंट है तो वो दो डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज होगा। बोलो, इज दैट क्लियर? एक बार once again I repeat the statement of that one, एकदम सिंपल। If each element of any row or column is expressed as the sum of two terms, कोई डिटरमिनेंट के रो, एक आधी रो या एक आधी कॉलम कैसे एक्सप्रेस है, सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो उस समय देन वी कैन एक्सप्रेस इट इज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो उसको हम क्या करेंगे, दो डिटरमिनेंट के सम में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 + 4 ये होगा कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है, तो हमने इसको क्या लिखे, दो अलग डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। ये होगा पहला डिटरमिनेंट प्लस ये होगा दूसरा डिटरमिनेंट, ये होगी उसकी प्रॉपर्टी। बोलो, इज दैट क्लियर? आगे समझ लो प्रॉपर्टी नंबर 5। यस, जल्दी बोलो मैसेज। लास्ट प्रॉपर्टी लिखनी है प्रॉपर्टी नंबर 6। टेल मी नाउ फास्ट, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। और कोई बाकी जब नहीं क्या लगेगा तो एग्जांपल देने की बोलो, अगर से तुम्हारे को इफ यू आर इंटरेस्टेड तो अपन से एग्जांपल ले सकते हैं। वेरी गुड, चलो बहुत से लोगों का आंसर आ गया क्लियर सर बोल के, तो अपन आगे जाएंगे, हम इसको रिपीट करने की कोई मतलब नहीं। So now we proceed to the property number 6। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, 6 प्रॉपर्टी थोड़ा समझने के लिए अब मैं क्या करता है यहाँ पे, इसको स्टेटमेंट बोलता, स्टेटमेंट के हिसाब से तुम उसको ट्राई करो, सॉल्व करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ each element of any row or column is multiplied by some number, समझ में आया तक कि कोई डिटरमिनेंट में एक आधे रो या कॉलम को एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई करे, कॉमा, एंड दिस प्रोडक्ट इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। बोलो ये आएगा सामने, देखो एक बार फिर से रिपीट करता स्टेटमेंट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied by some number, एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई करें, कॉमा, एंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो भी आएगा वो हमने क्या करे, जिसको मल्टीप्लाई करे उसको छोड़ के बाकी के रो या फिर कॉलम में क्या करे, उसको ऐड करे। तो ऐड करने के बाद द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, उसकी वैल्यू जैसे चेंज नहीं होगी, सेम वैल्यू आएगी। नहीं आया एग्जांपल जैसे आपने को समझते नहीं, कोई बात नहीं, एग्जांपल देखेंगे। चलो जैसे फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट ले लो, कल के लोग डिटरमिनेंट क्या थोड़ा चेंज करेगा। चलो कल के डिटरमिनेंट लेंगे 2 3 4 1 3 2 और क्या था इसका 3 5 4, इसकी वैल्यू आई थिंक -6 कुछ है। अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको भी -6 आएगा। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी नंबर 6 के हिसाब से क्या बता रहा है फिर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 6, if each element of any row or column, ये डिटरमिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम सेलेक्ट करो। समझो मैंने सेलेक्ट करा R2, जिससे तुम्हारे दिल में R2 का मैंने सेलेक्ट करें। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस R2 बाय 2, दिल में करने के साथ R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास दो चांस है, R2 को मल्टीप्लाई करें समझो 2 से, तो अपने पास ये कितना है, देखो पहले ये सब दिल में करने का है, अभी तुम्हारे ये समझाने के लिए होगा, ये होगा 2, ये होगा 6, ये होगा 4, 3 5 4। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट इसमें ऐड करने का, मतलब ऐसे लिखेंगे नहीं इसमें मल्टीप्लाई करे बोल के, अपने दिल में करने का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करने का। तो मतलब कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ये डिटरमिनेंट कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करे और इसमें ऐड करे समझो R1 में, तो कितना मिलेगा, ये 2 + 2, ये कितना मिला 4, 2 से मल्टीप्लाई करे 6, 6 + 3 मतलब कितना आ गया 9, 2 से मल्टीप्लाई करे 4, 4 + 4 ये कितना आ गया 8, और बाकी सब है। अब तुम ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, देन
द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, ये -6 है, इसको सॉल्व करने के बाद फिर आंसर कितना आएगा -6। ये समझो, मेरे को मालूम है, ये पहली एग्जांपल थी। आप देखो, अब अच्छे से देखो मैं क्या बोलूंगा, आप समझ के लो बात को। अब समझो मैंने पकड़ लिया R3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, चलो दिल में ये साइड में इस साइड में करो, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई